नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मनोज कुमार को फोन पर यह धमकी मिली। रामलला सदन में रहते हैं मनोज कुमार। 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी। प्राथमिकी दर्ज कराई गई है पूरे मामले में जांच भी चल रही है। जांच में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यह प्रकरण थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या का है। रामलला सदन के मनोज कुमार जो वर्तमान में इलाहाबाद में कल्पवास कर रहे हैं, सुबह लगभग 5 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आई और ये कहा गया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आज 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। ये सूचना जैसे ही थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई, तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीम लगाई गई है। उस व्यक्ति की तलाश में हमारी टीम रवाना है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड जीरो से बीएस लाठी जुड़ गए हमारे साथ में। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? क्या शिकायतकर्ता का अभी तक पता चल पाया है? जिसने ये धमकी दी है उस व्यक्ति का क्या कोई सुराग लग पाया अभी तक? तो पूजा, ये सुबह 7 बजे के पूर्व का मामला है और उसके फोन पे जो मनोज है वो बगल में रामलला आश्रम है, उसी संत है, वो वही निवास करते हैं। उनके मोबाइल फोन पे एक धमकी आती है जो कलब्बान अयोध्या के जो संत हैं या तमाम अन्य जो धर्म के संत हैं, जो तमाम अलग अलग राज्य के संत हैं, वो इस समय प्रयागराज का जो मेला चल रहा है, जो स्नान चल रहा है मौनी अमावस्या का, तो तमाम संत एक महीने जिसे ये महन होता है वो कल्पवास करते हैं। तो वही सारे संत इस समय संतों का जमावड़ा है और वहीं पे उनके पास फोन आता है और 5:30 बजे धमकी जाती है कि आज 10 बजे तक रामलला को उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में धमकी आती है जब नेपाल दूसरे राज्य से जो आप आज भी पूजा पाठ 154 संतों द्वारा जो पूजा किया गया है, संतों द्वारा 51 संतों द्वारा जो पूजा किया गया है, 100 संत नेपाल से आए हैं। नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार है, प्रधानमंत्री का परिवार है, तो ये लोग आए हैं और अयोध्या में है। तो ऐसे में जो सूचना अगर सुबह आती तो ऐसे तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है और तुरंत मुकदमा दर्ज कराती है और राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके खिलाफ जो टीम है एसएसपी द्वारा एक टीम गठित की जाती है। टीम और सर्विलांस पे नंबर लगा के चेक किया जा रहा है। अभी अभी आपने सुना है जो एसपी सिटी है अयोध्या के, वो अभी जानकारी दे रहे थे कि जो ऐसे किया गया। मगर मेरी एसएसपी से बात हुई, जो एसएसपी है मुनिराज, उन्होंने बताया कि टीमें गठित की गई हैं और सर्विलांस का सहारा लिया जा रहा है। बहुत जल्द ही खुलासा किया जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, लोकेशन ट्रेस हो पाई है क्या बीएस लाठी? अभी तक लोकेशन ट्रेस हो पाई है? क्योंकि जो एसपी सिटी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली का एड्रेस तो मिला है। उस व्यक्ति ने खुद बताया था कि वो दिल्ली से है, लेकिन अभी तक क्या पुलिस लोकेशन को एग्जैक्टली ट्रेस कर पाई है? जी पूजा, अभी मेरी तो थोड़ी देर पहले अभी आपने सुना होगा, एसपी सिटी को सुना होगा और एसएसपी को सुना होगा। तो ये जो लोकेशन है, ये आदमी जो जब से धमकी दिया, ये जो पता बताया है कि दिल्ली का रहने वाला है, पर ये अभी जो लोकेशन ट्रेस होने की बात है, ये लोकेशन उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। और जो यहाँ के एसएसपी हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी टीमें हैं अभी हम इस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं कि हम किस कामयाबी पर हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत जल्द ही इसका, क्योंकि राम मंदिर इसमें इंटेलिजेंस है, चाहे जो आईबी हो, तमाम यहाँ अयोध्या की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब चौकन्नी है और सारी एजेंसियां काम कर रही है कि ये कहाँ का है और कौन है जो धमकी दिया है। क्योंकि तमाम इससे पहले भी और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए इससे तमाम चिट्ठियां भी आई हैं, आपने देखा होगा इससे पहले भी आई हैं। तो कोई पागल या मनचित टाइप का आदमी चिट्ठी दिया था। तो इससे, क्योंकि राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला है और दो देश के, चाहे नेपाल के संत हो या तमाम जो संत और वीआईपी आए हुए, इसको लेकर जो देश के इस समय नेपाल की जो आया है, देश में जो खुशी का माहौल है, तो इसको लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था के जो व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है, सारी एजेंसियां चौकन्नी है और एसएसपी का दावा है कि बहुत जल्द हम उस मुलजिम तक पहुंचेंगे और बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। जी पूजा, बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बीएस लाठी जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से रामलला की जन्मभूमि पर चौकन्नी है पुलिस और हर सुरक्षा इंतजामातों का खास ख्याल रखते हुए
कोशिश की जा रही है ट्रेस करने की कि आखिरकार ये धमकी दी किसने। तो मनोज कुमार को फोन पर धमकी मिली थी। मनोज कुमार कल्पवास कर रहे हैं उसी क्षेत्र में, ऐसा बताया जा रहा है। मनोज कुमार को धमकी मिली थी राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की। 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी है। 5:30 बजे सुबह यह धमकी दी गई थी। यह खुलासा नहीं हुआ है कि 10 बजे किस 10 बजे की बात की जा रही है, सुबह के 10 बजे की, रात के 10 बजे की, अगले दिन के 10 बजे की। बस ये बोला गया है कि 10 बजे राम जन्मभूमि को बम से उड़ा देंगे। हालांकि यह धमकी किसने दी है अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दस बजे तक राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी। मनोज कुमार जो वहां पर कल्पवास कर रहे हैं उनको यह धमकी मिली है। और इसकी टाइमिंग समझिए, जब शालिग्राम नेपाल से जनकपुरी से अयोध्या पहुंचे हुए हैं, इस दौरान यह धमकी दी गई है। परमाहंसनंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, परमाहंसाचार्य जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आपका सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी महाराज जी कि देखिए, राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है कि धमकी दी किसने है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, दुर्भाग्य है कि प्रशासन क्यों इतना सुस्त है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है जी। और ये निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का विगत 500 वर्षों तक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। धीरे धीरे राम मंदिर अपना आकार ले रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर आकार ले रहा है, शिलाएं भी आ गई हैं। उस वैसे ही जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो 500 वर्षों तक रोड़ा बन के रही, वो कहीं न कहीं से जो है तो कोई न कोई जो है तो अनहोनी घटना को अंजाम देने के फिराक में है और काफी दिनों से फिराक में है। तो इसमें जो खुफिया एजेंसियां हैं और जो भी पुलिस प्रशासन है, उसको चौकन्ना होने की आवश्यकता है। अगर जरा सा भी लापरवाही बरती गई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तो परमहंसाचार्य जुड़े हमारे साथ में। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस को बहुत ही गंभीरता के साथ में इस विषय को लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी धमकी देने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए आम बजट पेश हुआ। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीसी करे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आम बजट से यूपी को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है। आम बजट से हर वर्ग खुश है। पंचप्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। अगर हम 2013-14 की तुलना में भारतीय रेल के बजट को देखें, इसमें 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। हाईवेज के बारे में देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटरवेज आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है और इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश लेने जा रहा है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़े पैमाने पे नए हाईवेज के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने भेजे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है। और पिछले 5 वर्ष के अंदर जितने भी हाईवेज, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, वह उत्तर प्रदेश के नए परसेप्शन को और नए उत्तर प्रदेश के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक होने जा रहा है। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ, यानी कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। क्राफ्ट्स मेला 2023 3 से 19 फरवरी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, जिस पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक और आम लोगों ने जमकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया। एक तरफ जहां विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने मौर्य का पुतला फूका, तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है। सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा में इजाफा कर दिया। भारतीय ओबीसी महासभा ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, स्वामी के बयान को सही ठहराया। इस मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान अपने विवादित बयान पर सफाई देते नजर आए। उनका कहना है कि हमने किसी भी आराध्य ग्रंथ के खिलाफ बात नहीं की है। कुछ अंश जिसमें महिलाओं और शूद्र समाज को अपमानित किया गया है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको बैन किया जाए। स्वयं एडवोकेट रहा हूं, कानून में मेरा विश्वास है, संविधान में मेरा विश्वास है, न्यायपालिका में मेरा विश्वास है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहता चला आ रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। सर, ये एमएलसी के चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं 5 सीट। सही बात तो यह है कि हमें लोकतंत्र में पूरा विश्वास है जी। जनादेश का इंतजार करना चाहिए जी। काउंटिंग चल रही है जी। इसलिए इसमें भविष्यवाणी करना उचित नहीं। सुरक्षा की मांग करेंगे क्या सरकार से? गर्दन काटने की बात हो रही है। स्वाभाविक रूप से सरकार को तो स्वयं संज्ञान लेकर के आपराधिक बयान देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी करनी चाहिए और मेरी सुरक्षा व्यवस्था को भी उनको सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है सर, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सुखविंदर सिंह बादल उनके बेटी दल के साथ रहेगा, इसको कैसे देखते हैं? क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं बहन जी, स्वयं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, वो कुछ भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। स्वामी के बयान के बाद सपा में स्वामी का प्रमोशन भी किया गया और पूरी सपा स्वामी के समर्थन में उतर आई। स्वामी के समर्थन में दिखने के लिए मानो सपा नेताओं में होड़ मच गई है। सपा नेता खुद को शूद्र बता रहे हैं और रामचरितमानस और उससे जुड़े पन्नों पर सवाल भी उठा रहे हैं। सपा की वरिष्ठ नेत्री पूनम मौर्य ने खुद को शूद्र बताते हुए तुलसीदास के ऊपर टिप्पणी की। पूनम मौर्य का कहना है कि मुगलकालीन रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास दुबे महिला विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं का वर्णन रामचरितमानस में जिस तरीके से किया, उसमें महिलाओं को सभी जीव जंतुओं से निम्न बताया गया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूनम मौर्य से खास बातचीत की है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आज एक फिर होर्डिंग लगाई गई। पूनम मौर्य ने लिखा है कि अघम ते अघम अति नारी। क्या मतलब है, क्या मायने हैं? पूनम मौर्य हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपने आज एक बोर्ड लगाया, वो फिर विवादों में है, क्या मायने हैं इसके? अधम ते अधम, अधम अति नारी, ये है।
अर्थात नीच से नीच जो भारत में जातियां हैं, जितने भी लिंग और धर्म की, उन सब में सबसे निम्न श्रेणी की नारी है। और बाबा तुलसीदास जी आधी आबादी से दुनिया के पता नहीं क्यों नाराज थे। वो भी माँ के पवित्र गर्भ से ही पैदा हुए होंगे, हुए नहीं होंगे, हुए ही हैं। लेकिन जाने क्यों माता से नाराज थे कि पत्नी से नाराज थे, किस ऐसी नारी से नाराज थे कि उन्होंने बहुत एक चौपाई नहीं लिखी है, फिर आगे उन्होंने लिख दिया कि नारी सबसे अधिक पवित्र है, इतने से भी उनका जी नहीं भरा। तो बाबा तुलसीदास जी ने फिर ये लिख दिया कि सबसे अपवित्र नारी है, अगर वो अपनी पति की सेवा कर ले तो उसका जन्म कुछ सुधर सकता है। मुगल काल में तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस को, और मैं तो कहती हूँ कि राम के चरित्र से भी तुलसी बाबा ने बेईमानी किया। उन्होंने भगवान श्री राम से भी कुछ लोगों के पैर धुलाई कर दिया। ये कितना बड़ा पाप कर दिया तुलसीदास जी ने। और जब अकबर के समकालीन थे, जो इतिहास में दर्ज है कि अकबर ने कहा कि हिंदू एक गाली शब्द के रूप में अपनाया गया, कि उसने काफिर कहा, तो हिंदू नाम की माला जपने लगे लेकर। और उस अकबर को तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा कुछ? सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज के लोगों के, शूद्र समाज के लोगों के बारे में भी बाबा तुलसीदास जी इतना नाराज क्यों थे? तो पूनम मौर्य ये बताना जरूर भूल गई यहाँ पर कि तुलसीदास वही जो महाकवि थे जिन्होंने अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम किया कि वो जब नदी पार कर रहे थे सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति को जालौन का प्रभारी मंत्री बना दिया गया। तो वहीं धर्मवीर प्रजापति ने पहली बार जालौन पहुंचकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी देने वाले स्वयं प्रसाद मौर्य को अपने विचार किसी और पर ना थोपने की नसीहत भी दी है। तो वहीं इन्वेस्टर्स समिट के सवाल पर उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगपति भी उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, साथ ही बजट को जनहित का बजट बताया है। फतेहपुर पहुंचे संजय निषाद ने सभा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा इनकी सरकार जब राज्य में थी और इन्हीं के समर्थन में दिल्ली में सरकार चल रही थी, क्या उस समय इनको नहीं पता था चौपाइयों का मतलब, जो अब समाज में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। साथ ही संजय निषाद ने कहा कि भारत के लोग सभी भारतवासी हैं, भगवान राम के नाम पर उल्टा बोलना इसका मतलब निषाद राज के बारे में बोलना है। समाज में लगाया जा रहा है, इसे सदियों से अंग्रेजों ने, मुगलों ने इन्हें लूटा था, इन्हें कानून बनाकर क्रिमिनल काज घोषित करके इनके जंगल जमीन सब छीन दिया था, लोग लूटे। पिछली सरकारों ने गलत नीतियां बनाकर इन्हें वोट तो लिया, इसके नौकरी पर दे दिया। 70 साल बाद आज हम लोग आए तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक किताब पढ़ने को मिला अबाउट द पॉलिटिक्स, उसमें आए कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। आप सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, बट वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। वोटर है वो लगभग बेहोश जैसे राजनीति करता है। इन्हें हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। हमें पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाना। तो वहीं जोशीमठ आपदा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार का दावा है कि इस 1 महीने में पुनर्वास को लेकर लगातार काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष के दावों में आरोप कुछ और ही है। दिखाते हैं कि जोशीमठ आपदा प्राकृतिक है या मानव निर्मित, इसका फैसला अलग अलग संस्थानों की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी जोशीमठ क्षेत्र में अब दिनचर्या सामान्य होने लगी है। 1 फरवरी से जोशीमठ क्षेत्र के तमाम स्कूल सर्दियों की छुट्टी के बाद खुल चुके हैं और बाजारों में भी हल्की चहल पहल नजर आने लगी है। वहीं विपक्ष के कई नेता जोशीमठ क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद सरकार पर आरोप लगाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो काम धरातल पर हो रहा है उसकी लिस्ट लंबी है। देखिए, जोशीमठ की जो घटना है, पहले तो सरकार बड़ी विलंब से जागी और जागने के बाद आज तिथि तक
जोशीमठ के रिहेबिलिटेशन के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे भाजपा के लोग जो वहां पर लोग अपने आप को रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, उचित मुआवजे की बात कर रहे हैं, उन्हें माओवादी कह करके पुकारने का काम करते हैं। तो जो लोग आपदा में भी जो है राजनीति करते हों, उन लोगों पर क्या भरोसा जो है लोग करेंगे। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से जो एजेंसीज वहां पर काम कर रही है उनसे रिपोर्ट ले, और रिपोर्ट लेने के बाद उनको समुचित मुआवजा दे। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर जो है उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। चूंकि वहाँ पर कुछ चार धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं, और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहां राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। और हमारा भी अच्छा है कि सभी का हम पुनर्वास करें, सभी की सहायता करें, उसमें कोई कमी हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग इसकी आड़ में अलग प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जोशीमठ की पहली आपदा है जिसमें जनहानि बिल्कुल नहीं हुई है। सरकार ने तत्काल लोगों को के विस्थापन की चिंता की है। भूवैज्ञानिकों की 10 टीमें वहाँ गई हुई हैं, सबकी रिपोर्टें आ रही हैं। बहुत जल्दी विस्थापन की चीज़ें तय होंगी, और ये पहली विस्थापन नीति है जिसमें वहाँ के प्रभावितों से पूछकर चीज़ें तय हो रही हैं। वहाँ की समिति जो नगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की समिति है, नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे, उनके सभासद होंगे, उनके और जिलाधिकारी के द्वारा जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं उन पर ही विचार होगा, और बहुत जल्दी कैबिनेट में हम उसकी जो अनुमान। जोशीमठ प्राकृतिक आपदा को आए हुए 1 माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वहीं राजनीति भी इसमें तौर पर कहना है कि कुछ लोग जोशीमठ में आकर एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का भी आरोप है कि सरकार जमीनी रूप में कोई काम नहीं कर रही है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी।